आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहू तो जानती है ना कि मुझे इस समय पर नाश्ता करना पसंद है, मगर तूने तो आज रसोई में झांक कर भी नहीं देखा। और इतना काम तो सामान्य घरों की लड़कियों को करने की आदत है। चल जल्दी से नाश्ता बना दे। तू क्या चाहती है कि मेरी संज्ञा भूखा ऑफिस जाए? सुमित्रा जी चिल्ला चिल्ला कर छोटी बहू रीना को आदेश दे रही थी। रीना को इस बात पर बहुत दुख हुआ कि संजय जेठ जी का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी तो नहीं। उसकी पत्नी सुनीता देर तक सोती रहती है और फिर रानी की तरह नाश्ता करते ही घर से निकल जाती है। उसको तो कभी सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अमीर घर की लड़की थी और फिर सुमित्रा जी की बहन की बेटी भी थी, इसलिए उसको किसी भी काम के लिए कोई कुछ नहीं कहता। रीना के पिताजी साधारण से कर्मचारी थे। उससे पहले उनका कोई रिश्ता भी नहीं था, इसलिए उसे बार बार उनकी औकात याद दिलाई जाती। लेकिन आज रीना ने भी आखिर कह ही दिया कि माँ जी, सुनीता भाभी है ना अपने पति की ख्याल रखने के लिए। मेरी तबीयत कल बारिश में कपड़े धोने की वजह से खराब हो गई है। रीना के इतना कहने की देर थी कि सुमित्रा जी जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुकेश ने किसी तरह आकर मामला शांत किया, मगर सुमित्रा जी ने मुकेश को खूब बातें सुना दी। ना जाने क्यों वो रीना के साथ साथ अपने बेटे को भी स्नेह की नजरों से नहीं देखती। रीना के पति मुकेश का भी अपनी माँ के साथ अजीब व्यवहार था, लेकिन फिर भी रीना को अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की इजाजत नहीं देता। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन सुमित्रा जी को लकवा मार गया। वो बिस्तर पर पड़ी रहती। रीना तो पहले ही घर के कामों से परेशान थी, अब सुमित्रा जी की सेवा करना एक नई मुश्किल बन गई। एक दिन रीना के मायके वालों ने सलाह दी कि बुजुर्ग औरत को वृद्धाश्रम में भेज दो, अब क्या सर दर्द पालना। इधर रीना की जेठानी सुनीता ने पति से कहा, अम्मा जी को वृद्ध आश्रम भेज दो, कौन उनकी सेवा करेगा? मुझसे तो ये सब नहीं होगा, फिर आप कहोगे कि माँ की सेवा नहीं करती। उसकी इस बात से संजय भी शायद तैयार हो चुका था, पर यह बात उन्होंने तक सीमित रखी। सुमित्रा जी अब बिस्तर की होकर रह गई थी। पहले जैसा हुक्म चलाना, पूरे घर में कामकाज की निगरानी करना, ये सब उनके लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। अब वो बेबसी के साथ हर काम के लिए दूसरों को देखती। वो आंखें जो संतोष और खुशी से चमकती, अब गहरे पछतावे और आत्मग्लानि के मिले जुले भावों से फीकी पड़ चुकी थी। पहले जहां सुमित्रा जी को अंधेरे से डर लगता, अब वो उसमें रहने पर मजबूर हो चुकी थी। जब तक कमरे में कोई आकर रोशनी ना कर दे, उनका बड़ा बेटा तो उनके कमरे में एक बार झांकना भी पाप समझता। सुनिश्चित रूप से सुमित्रा जी को वो समय से याद आता जब उनकी हर बात कभी आदेश होती, सब उनकी इज्जत करते। अपनी निजी जिंदगी के फैसले भी लोग उनकी राय और इच्छा से ही लिया करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी पर दबाव डाला हो, बल्कि सबको उनसे सलाह लेने की आदत हो गई थी। शायद बचपन की आदत खत्म होने के लिए कोई खास वजह चाहिए, और सुमित्रा जी की बीमारी ने संजय जैसे अवसरवादी बेटे को वो जगह दे दी। उनकी वर्षों की सत्ता एक झटके में उनसे छिन गई थी। मुकेश तो ना जाने क्यों हर मामले में खुद को अलग ही रखता, और सुमित्रा जी भी ज्यादा महत्व और अपनापन अपने बड़े बेटे संजय को ही देती। उनके खाने पीने की चिंता, उसके आराम का ध्यान। अगर कभी उसे कोई तकलीफ होती तो सुमित्रा जी परेशान बिल्ली की तरह हर समय उसके पीछे घूमती, अपने हाथों से उसका पसंदीदा खाना
ताज़ा फल और दूसरी पौष्टिक चीज़ें उसके पास रखती और चंद दिनों में बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो जाता था। लेकिन आज उसी माँ को मुश्किल दिनों में वही बेटा कोई परवाह नहीं करता। उसे माँ से को बेटे के मौजूदगी एक दवा जैसी थी। अगर उनकी कोई सेवा कर रहा था तो वो छोटी बहू रीना। उसने दिल से उनका सम्मान किया, क्योंकि उसकी अपनी माँ तो उसके जन्म के समय चल बसी थी। इसलिए वो सासू माँ ही अपनी माँ की कमी पूरा करती और अब बीमारी के दिनों में भी दिल से उनकी सेवा कर रही थी। हर समय डांट सुनकर आदेश मानती और थोड़ी सी देर होने पर खूब बातें सुनती। अनाड़ीपन के ताने और लापरवाह जैसे शब्द सुनकर भी रीना सब सहती। कभी दिल का बोझ हल्का करने के लिए अगर रीना अपने पति से कुछ कहती तो वो समझते कि वो उसकी माँ की बुराई कर रही है। ये सोचकर वो भी उसे बुरी तरह डांट देता। अगर कुछ समझाता तो इससे आपत्ति ही क्या है। हर समय मुझे ये फालतू की बातें मत सुनाया करो। मैं घर के मामलों में दखल नहीं देना चाहता। पति की बात सुनकर रीना चुप रहती, मन ही मन सोचती, अपना दिल हल्का करने के लिए अगर पति का सहारा ना लूं तो किसका लूं। शायद बेटा भी माँ जैसे ही मेरे जज्बातों और भावनाओं को परवाह नहीं करता। उन्हें फर्क नहीं पड़ता फिर चाहे मैं जीऊं या मरूं। आज सुमित्रा जी के साथ समय बिताना, उनके उलझे बाल संवार कर बांधना, सर में तेल लगाकर मालिश करना, इधर उधर की बातों से उसका मन बहलाना, हर छोटा बड़ा काम रीना ही करती। मगर रीना के मायके वाले हर समय उसे सलाह देते कि इतनी सेवा करके क्या मिलेगा, या तो बुढ़िया मर जाएगी या पैसों पर खड़ी होकर तेरा जीना मुश्किल करेगी। ऊपर वाले ने एक लिए राह बनाई है तो क्यों खुद को मुश्किल में डाल रही है। पहली फुर्सत में पति को समझाकर सास को वृद्ध आश्रम भेजो। ऐसी सलाह सुनकर रीना तड़प उठती कि क्या इंसान की बीमारी इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है कि उसे घर और परिवार से दूर किया जाए। उन्होंने काम के मामले में सख्ती जरूर की थी, मगर ना तो खाने पीने के लिए कभी तंग नहीं किया। फिर वो उनसे इतनी नफरत कैसे कर सकती थी। उसने अपने कान बंद किए, किसी की सलाह नहीं सुनी। सासू माँ का ख्याल रखती, जिसमें बस संजय, उसकी पत्नी और बेटी ही बसे थे। उन तीनों को देखकर सुमित्रा जी जैसे फिर से जी उठती। उनका मन हर वक्त संजय और सुनीता की राह ताकता रहता और फिर आंखें जो हर आहट पर दरवाजे की ओर उठती थीं, निराश होकर नम होती। उनकी पीड़ा रीना से देखी नहीं जाती। अगर सुमित्रा जी को संजय से ज्यादा लगाव था तो उसे अपनी माँ से वैसा ही प्रेम करना चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए। मगर वे लोग तो ना प्रेम करते और ना ही अपने कर्तव्य समझकर उनके पास आते। संजय की पत्नी सुनीता सुमित्रा जी की टोका टाकी से तंग होकर सामने ही मुंह बिगाड़ लेती, उनकी बातों को अनसुना करती, सिर उठाकर घर से चली जाती, मगर सासू माँ से कभी इजाजत नहीं लेती। इसके बावजूद भी कमला जी ये बातें कभी भी सुमित्रा जी ने सुनीता को किसी बात पर माथे पर बल तक नहीं आने दिया। उल्टा नाराज होने की जगह हर वक्त संजय संजय करती रहती। जब सुमित्रा जी की तबीयत पूरी तरह ठीक थी तब हर वक्त संजय उनके सामने प्यार जताता, उनके पैरों में बैठकर ऑफिस के रोजमर्रे के किस्से सुनाता, हंसी मजाक करता। पर दूर बैठकर ये सारे दृश्य देखने वाले मुकेश की आंखों में अजीब सी प्यास रहती, जिसे देखकर रीना परेशान होती। मुकेश का हर अंदाज सुमित्रा जी से प्रेम जताने वाला था, मगर कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने की इच्छा नहीं की। उसने कभी जताने की कोशिश नहीं की, अपने जज्बातों को भीतर ही छुपा कर रखा। घर के हर सदस्य की सुविधा, खुशी और जरूरत के लिए दिन रात मेहनत की, लगन से काम किया
और बिना कहे सबकी जरूरतों का ध्यान रखा। माँ की बात पर चुप रहना तो उनकी इज्जत करना था। इसी तरह अच्छे बुरे दिन बीतते जा रहे थे। तभी एक दिन सुनीता ने साफ शब्दों में कह दिया कि संजय, माँ जी को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है वहाँ पर उनकी देखभाल अच्छी तरह से होगी। यहाँ तो कोई इतना जानकार भी नहीं। किसी को क्या पता कि इस हालत में कैसी सावधानी बरतनी है और कैसे व्यायाम करवानी है। माँ जी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस दौरान हम भी समय निकालकर हर दूसरे तीसरे दिन माँ जी के पास जाया करेंगे तो उनका मन भी लगा रहेगा। सुनीता ने अपनी राय रखते हुए अपने पति की सहमति चाही तो संजय भी कहने लगा, हाँ ये अच्छी बात है। मुझे भी माँ की चिंता रहती है। हमारे पास समय नहीं होता कि उन पर पूरी निगरानी के साथ इलाज और दवाइयों की जिम्मेदारी निभा सके। और रीना को शायद ज्यादा जानकारी ना हो कि ऐसे रोगी की देखभाल कैसी होनी चाहिए। दूर खड़ी रीना उन दोनों स्वार्थी और दोहरे चेहरे वाले लोगों की बातें और फैसला करने का तरीका देख रही थी। फिर अपने पति की ओर देखने लगी। उसे पूरा विश्वास था कि आज संजय को उसका पति बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और उसे अच्छी तरह समझा देगा कि माँ कहीं नहीं जाएगी, हमारे साथ रहेंगी। मगर वो आज इतने नाजुक मौके पर चुपचाप सिर झुकाकर बैठा था, जैसे उन्हें इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं कि कौन क्या फैसला ले रहा है। जबकि सुमित्रा जी उसकी माँ थी, घर का हिस्सा था तो उसे पूरा अधिकार था निर्णय लेने का। मगर नहीं, वो भले ही स्वार्थी और संवेदनहीन ना रहा हो पर हद से ज्यादा डरपोक और कमजोर इंसान जरूर था। संजय तो बस ऊंची आवाज में बोलकर सबको डराने की कोशिश करता, पर मुकेश उसके पास तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि बड़े भाई के सामने डट कर खड़ा हो सके। और जब मुकेश ने सिर झुका लिया तो रीना क्या कर सकती थी। उसने मुकेश को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो भी शायद अंदर से सुन था। रीना ने निराशा की स्थिति में सासू माँ की ओर देखा, जिनकी किस्मत का फैसला उनके सामने किया जा रहा था, ये जानते हुए कि उनके कान ठीक है। एक समय था जब वो इस घर पर रानी की राज करती और आज इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं। उनकी आंखें भीग चुकी थीं और दुख और अविश्वास के साथ अपने लिए तय गए ठिकाने को सुनकर परेशान हो रही थीं। ये सब देखकर रीना का मन बेचैन हो गया। न जाने कैसे उस समय उसमें इतनी हिम्मत आई कि अपने पति के बार बार मना करने के बावजूद भी ये बात कह दी कि सासू माँ का ध्यान मैं रख सकती हूँ, उनकी दवाइयाँ मैंने कभी नहीं छोड़ी और ना ही कोई लापरवाही की। ये माँ है, उन्हें ऐसे बोझ समझकर अपने सर से उतार फेंक दोगे क्या? आप लोगों के बचपन में माँ जी ने ऐसा किया था कि ये बच्चा ज्यादा परेशान करता है तो इसे किसी अनाथालय में दाखिल करवा देते हैं। नहीं ना, उन्होंने माँ होने का फर्ज निभाया तो आज उन्हें हमारी जरूरत है तो हम कैसे बेसहारा बुजुर्गों के बीच छोड़ाएं। उनसे किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या चाहती हैं। ये उनका अपना घर है, अपनी दुनिया छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहेंगी। यहाँ उनके सुनहरे दिनों की यादें, बच्चों की आवाजें बसी हैं। ये तो उनका सहारा है। अगर ये भी छीन लिया तो शायद माँ जी जीते जी मर जाएं। सुनील उसकी बात पर एकदम सन्न था। कुछ क्षणों के लिए कमरे में छुपी थी, फिर धीरे धीरे सुनील और उसकी पत्नी मुकेश भी कमरे से बाहर चले गए। सुमित्रा जी की आंखों से दो आंसू के बूंदें तकिया में समा गईं। अब रीना के फैसले पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, और करता भी कैसे। पिछले 2 हफ्तों से घर के सारे काम के साथ साथ सासू माँ की सेवा पूरी तन्मयता से कर रही थी। फिर अब अगर वो पूरी तरह ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रही है तो किसी को क्या आपत्ति होनी थी।
रीना हर सुबह अंधेरे में उठती, सबसे पहले सुमित्रा जी के कमरे में पहुंचती, गर्म पानी करती, सासू माँ का मुंह धोती, उनके कपड़े बदलती, मुकेश की मदद से बिस्तर की चादर बदलती, पूरे कमरे की सफाई करती, घर के दूसरे कामों में लगती और समय समय पर उनके कमरे में झांक कर निगरानी करती कि कहीं माँ जी आवाज तो नहीं दे रही। सासू माँ की सेवा करते उनके चेहरे पर दिखने वाला सुकून और संतोष महसूस करके रीना की सारी थकान उतर जाती। ऐसा लगता जैसे उसकी मेहनत का फल मिल गया। धीरे धीरे सुमित्रा जी बोलने लगी थी। उनकी आंखों में फिर से जीने की इच्छा लगी थी। अब उनका ध्यान रीना की तरफ लगा रहता, जैसे उसकी तरफ उम्मीद से देखती, मगर कभी कभी आंखों में बीते वक्त की चुभन देखने लगती तो आंखें दुख और पछतावे से लाल हो जाती। उनमें छिपा हुआ अपराध बोध, उदासी, अफसोस और रीना से अपनापन साफ नजर आता। इधर मुकेश रोज सुमित्रा जी की तबीयत पूछकर दफ्तर जाता। लौटने पर भी काफी देर तक कमरे में खड़ा होकर अपनी पत्नी की सेवा को चुपचाप देखता। ना कभी तारीफ की, ना कोई शिकायत। सुमित्रा जी में सुधार के साथ साथ निराशा बढ़ती जा रही थी। जिस बेटे पर इतना गर्व था, वो दिन ब दिन दूर होता जा रहा था। उसकी बेरुखी और स्वार्थ खुलकर सामने आने लगा था, जैसे वो निडर हो गया हो। फिर पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए ये जान ही नहीं पाया कि उसने माँ को कितना अकेला छोड़ दिया है, कितनी तकलीफ दे रहा है। उसका रवैया देखकर रीना भी दुखी हो जाती थी। अपने बीते व्यवहारों पर सुमित्रा जी हर समय उसके सामने बेहद शर्मिंदा होती। रीना, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। और फिर घंटों किसी सोच में डूबी रहती, जैसे कोई निर्णय लेना चाहती हो मगर समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन उन्होंने कहा, रीना बहू, संजय को बुला लाओ, मुझे उससे बात करनी है। सासू माँ के कहने पर रीना ने अपने जेठ संजय को संदेश दिया कि माँ जी आपको बुला रही हैं, जब भी समय मिले तो उनके पास चले जाना। तो संजय ने यूं ही सिर हिला दिया, मगर 3 दिन तक उसने सुमित्रा जी की ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखा। सुमित्रा जी बार बार रीना को संदेश देकर भेजती। कई दिन बाद आखिरकार एक दिन बहुत मजबूरी में सुनील सुमित्रा जी के पास पहुंचा और बोला, मैं बहुत व्यस्त हो गया हूँ, आप बार बार मुझे क्यों बुला रही हैं? अपने चेहरे पर आई झुंझलाहट को वो बहुत कोशिश के बाद भी नहीं छुपा पाया। वकील को बुलाना है। उनके होठों से ये शब्द टूट कर निकले तो संजय वकील का नाम सुनकर चौंक गया। वकील सुमित्रा जी ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में गंभीरता थी, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो। एक पल के लिए संजय भी रुक सा गया, मगर फिर सोचा कि शायद अपनी दुकान और घर मेरे नाम करना चाहती हैं। वो मन ही मन खुश हुआ कि माँ के जीते जी मुझे मेरा हक मिल जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचकर उसने सुमित्रा जी का कांपता हुआ हाथ चूमा और अगले 2 घंटे बाद ही वकील को घर बुला लाया। कमरे में कुछ देर तक ऊंची आवाजें आती रहीं, लेकिन फिर बातें होते होते एक गहरा सन्नाटा छा गया और देर तक कोई बाहर नहीं आया। रीना ने भी उस ओर ध्यान देना ठीक नहीं समझा। ये मामला माँ बेटे के बीच का है। ये सोचकर रीना ने सिर झटक दिया, अपने कामों में व्यस्त हो गई। वकील के जाने के बाद से रीना ने महसूस किया संजय और सुनीता बदला बर्ताव, उनके लहजे में रूखापन और घमंड। सुमित्रा जी के बुलाने पर भी साफ साफ मना करती कि वक्त नहीं है। माँ जी को कुछ कहना होता बस हर समय बुला लेती। उनका तो जैसे बच्चों सा हाल हो गया है। शर्म नहीं आती? शायद सुमित्रा जी ने भी उनका ये बर्ताव महसूस कर लिया था।
और कुछ शर्मिंदा सी रहने लगी। अब रीना से बात करने के बजाय चुप रहने लगी थी। चेहरे पर गुजरे समय का पछतावा और उदासी सब दिखाई देती, मगर रीना के पास उन्हें तसल्ली देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। दिन इसी तरह खामोश और उदासी से बीत रहे थे कि एक दिन सुमित्रा जी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उस वक्त संजय और सुनीता तैयार होकर खरीदारी के इरादे से निकले कि रीना ने उनसे बहुत विनती की, माँ जी को पहले डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। मुकेश भी किसी मीटिंग के लिए गया है और उनसे संपर्क भी नहीं हो रहा। पर सुनीता की बात को सुनकर जबरदस्ती संजय को साथ लिया और दरवाजे से बाहर निकल गई। रीना जो उसके बस में था करके देख लिया, लेकिन सुमित्रा जी तकलीफ में थी। वो कुछ नहीं कर पाई। लाचार होकर अंतिम सांसें लेते देख रही। उनकी आंखों में वीरानी बेटे की बेरुखी का दर्द साफ था। सांसें डगमगाने लगी, चेहरा पीला पड़ गया, पूरा शरीर कांपने लगा। उसी पल मुकेश घर पहुंचा। हमेशा की तरह माँ के लिए ताजा फल हाथ में लिए संतोष भरे मन से घर में दाखिल हुआ। माहौल कुछ बदला था। सुमित्रा जी की हालत देखकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। हाथ में मौजूद फल जमीन पर गिरकर बिखर गए, मगर मुकेश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ, आपने तो बेटा माना था ना, एक बार बेटा कहकर तो देखती, एक बार मुझे बुलाती, मैं सब कुछ छोड़कर दौड़ा चला आता। आप तो मेरा इंतजार करने लगी थी, आज क्यों बिना बताए मुंह मोड़ लिया? मैं आपका बेटा नहीं था, इसलिए मुझे काबिल नहीं समझा। मुकेश के दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। पास खड़ी रीना हर सच्चाई से अनजान मुकेश को बिखरते देख रही थी। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजा खुला। संजय सुनीता अंदर दाखिल हुए। माँ को पुकारते हुए कुछ कहना चाहता था, मगर सामने का दृश्य देखकर पल भर में समझ आया कि बहुत देर हो चुकी है। उसे एक झटका लगा। उससे पहले कि वो जमीन पर मुंह के बल गिरता, उसने दीवार का सहारा लिया। कुछ पल तक गहरी सांसें लेकर तेजी से आगे बढ़ा। सुमित्रा जी के चरणों को छूते हुए बोला, मैं आपसे नाराज था माँ, मुझे आपसे मिलना था, मगर उस दिन के झगड़े ने मेरे कदम हर बार आपकी ओर बढ़ने से रोके। मुझे गुस्सा आता था, आप तो मनाया करती, मुझे ऐसी आदत क्यों डाल दी? माँ जो आज पूरी नहीं कर पाई। कहते हुए संजय ने सुमित्रा जी के पास बैठकर उनका हाथ थामा, जो अब ठंडे हो चुके थे, और जो बातें वो कह रहा था वो भी अब उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, चेहरे पर चिंता की परछाई उभर आई। वो खुद से भी नजरें चुरा रहा था। कई दिनों से माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर वो सिर्फ अपनी अहम की संतुष्टि के लिए एक बार भी उनके सामने नहीं आया। पछतावा हो रहा था, मगर अब क्या फायदा? कुछ देर और वहां बैठकर वो तेजी से उठा और बाहर चला गया। मुकेश वहीं माँ के सिरहाने बैठे, कभी उनके बाल सहलाया करता तो कभी उनके पैर पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ता। वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। रीना ने 2-3 बार उसे पुकारा भी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसने कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दी, मगर मुकेश को गहरा सदमा पहुंचा था और रीना आज ये सच्चा प्रेम देखकर हैरान थी। उसे लगता था कि उसका जेठ संजय अपनी माँ से प्रेम करता है और उसका पति मुकेश केवल कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। संजय ने माँ को बिल्कुल भुला दिया, जबकि मुकेश ने बीमारी में माँ के और पास जाकर उनका ध्यान रखा, अपने व्यवहार से सच्चा प्रेम जता दिया। सुमित्रा जी बड़े बेटे के दिखावे और छोटे बेटे की सच्ची सेवा देखकर इस दुनिया से जा चुकी थी। कमरे में गहरा शोक, सूनापन और खामोशी छा गई।
कुछ दिनों तक शोक में रहने के बाद वकील साहब दोबारा से वसीयत लेकर आए और उन सबको एक हॉल में बुलाया, मगर वसीयत सुनकर रीना की हैरानी का ठिकाना न रहा। सुमित्रा जी ने अपनी जायदाद उसी को सौंप दी थी। संजय के हिस्से में एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, घर भी अब उसी का था। ये वसीयत सुनकर वो कुछ बोलने वाली थी कि संजय ने झटके से उठ खड़ा हुआ। ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ अपनी गोद लेटिए बेटे को सब कुछ कैसे सौंप सकती हैं? उनका असली बेटा मैं हूँ। ये एक नई बात सुनकर रीना हैरानी से अपने पति मुकेश की तरफ देखने लगी। तभी मुकेश कुछ कहता उससे पहले वकील साहब ने कहा, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ ने जीते जी सब कुछ अपनी छोटी बहू रीना के नाम किया। उनका मानना था कि संजय उनका सगा बेटा होने के बावजूद भी अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो तुम्हें देखने के लिए तरसती रहती, जबकि छोटी बहू ने अपनी तरफ से उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। रही मुकेश की बात, तो उसके लिए उनका मानना था कि वो गोद लिया हुआ बेटा है, पर उसको सुमित्रा जी ने कभी अपने बेटे के समान प्यार नहीं किया। लेकिन फिर भी उसने सुमित्रा जी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। अंतिम समय में देखभाल करने में कसर नहीं छोड़ी। इसलिए अपनी दोनों दुकान अपने छोटे बेटे मुकेश के नाम की। अंत में सुमित्रा जी ने लिखा कि मेरे सगे बेटे बहू मुझे बोझ समझकर वृद्ध आश्रम छोड़ने चले थे, लेकिन मेरी छोटी बहू जिसने मुझे इस घर में अपने दिल में जगह दी, अपनों के बीच रखा, इसलिए उन्होंने अपना ये घर रीना के नाम किया, ताकि वो उनकी यादों को संजो कर रखेगी। वसीयत पढ़कर वकील साहब ने संजय सुनीता की तरफ देखते हुए कहा, आपको ये घर छोड़ना होगा। ये सुनकर संजय सुनीता ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे दोनों को पछताने का एहसास हो रहा हो। पर अब पछताने से क्या होए, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो दोनों अपना समूह लेकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रीना ने मुकेश से कहा, मुकेश, आपने बताया नहीं कि आप माँ जी के सगे बेटे नहीं थे। तो मुकेश की आंखें भर आईं। मैं कैसे बताता? मैंने तो हमेशा से उन्हें अपनी सगी माँ माना था, क्योंकि मैं तो एक बेसहारा बच्चा था जो गलियों में भटकता था। संजय के माता पिता ने मुझे गोद लेकर मुझ पर उपकार किया, मुझे खाना दिया, अच्छे कपड़े पहनाए, शिक्षा दिलवाई और अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया। वो मेरे उपकारी हैं। उन्हीं की वजह से मैं तुमसे शादी कर पाया, वरना शायद आज भी किसी कोने में भीख मांग रहा होता, या शायद अब तक मर चुका होता। ये सुनकर रीना हैरान रह गई। ये भी एक सच्चाई हो सकती है, उसने नहीं सोचा था। तभी मुकेश ने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। जानती हो, तुमने सबके खिलाफ जाकर माँ की सेवा करने का निर्णय लिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे तुम्हारी ये बात सबसे अच्छी लगी कि तुमने बिना कुछ कहे एक बहू, एक पत्नी और एक माँ सबका फर्ज निभाकर मेरा मान रखा। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाता। ये शब्द सुनकर रीना की आंखें भर आईं। उसने अपने दोनों बच्चों और पति को गले से लगा लिया और आंसू पोंछते हुए बोली, आप सब भी मेरी जिंदगी में ना होते तो शायद अपनी जिंदगी में मैं खुश नहीं रह पाती। इसलिए अब हम सब एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये सुनकर सबके होठों पर मुस्कान आई। रीना, मुकेश दोनों पति पत्नी बच्चों के साथ खुशी से रहने लगे थे।